हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। अगर आपने 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर को क्रमवार दिया गया है। तो आप इस लेक्चर के अंतर्गत आपका पॉलिटी का भी जो आया हुआ था, पॉलिटी को भी कंप्लीट किया गया है, जो आपका लाइव सेशन दिया गया था। और ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी। तो उसमें भी हमने 2 पार्ट उसके दिए थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उसके अंतर्गत हमने पीटी 365 जो आपका पॉलिटी के था उसको कंप्लीट किया। फिर आपका जो अभी इकोनॉमी का आता है, इसको अभी हमने क्लास दी हुई है। एक फर्स्ट क्लास दी हुई थी जिसमें फर्स्ट टॉपिक था, एक सेकंड क्लास दी हुई थी जिसके अंतर्गत सेकंड टॉपिक था। आज हमारी इसकी थर्ड क्लास आती है जिसमें इसके टॉपिक को कवर करेंगे। 3 और 4 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे 3 और 4 नंबर के टॉपिक आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार के बारे में। फिर आपका जो दूसरा टॉपिक आएगा बाह्य क्षेत्रक के बारे में, जिसमें बाह्य क्षेत्रक में एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे। फिर हम आगे की ओर जिस तरीके का होता है तो उस टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए तो इन टॉपिकों की शुरुआत करते हैं और भारतीय भुगतान प्रणाली में वित्तीय बाजार के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी क्लास का आज का पहला टॉपिक होता है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बता दें कि आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे ये रहे कि आपको जो भी मतलब कि जो भी मतलब इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, तो ये रहेगा कि आप इसको कंप्लीट हो जाएगा आपका अच्छे से, और आपके रिवीजन के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ये हमारा भुगतान प्रणाली एवं वित्तीय बाजार से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले कि हमारा आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी हाल ही में G20 टैक्स रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में क्या परिवर्तन, मतलब कि इस रिपोर्ट का क्या शीर्षक रहा है और क्यों, किस पर्पस में इसे जारी की गई, इसके बारे में जानते हैं। तो यह रिपोर्ट जो है वह आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, विकास के लिए डीपीआई ने भारत के लिए G20 टास्क फोर्स जारी की है। अब डीपीआई के द्वारा जारी की गई है, तो आखिर डीपीआई क्या होता है, कि जो इसके द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई, और यह रिपोर्ट कब कब प्रकाशित की जाती है, तो इसके बारे में सब डिटेल को पढ़ते हैं। तो रिपोर्ट में डीपीआई को परिभाषित किया गया। क्या किया गया? रिपोर्ट में डीपीआई को परिभाषित किया गया, और उसमें वैश्विक स्तर पर डीपीआई की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 3 हिस्सों वाले फ्रेमवर्क का उल्लेख किया गया। अभी 3 हिस्सों वाले फ्रेमवर्क क्या है और डीपीआई की रिपोर्ट क्या है, मतलब की परिभाषा क्या है, उसको जानते हैं। डीपीआई क्या होता है? तो डीपीआई जो है एक तरीके से साझा डिजिटल सिस्टम का एक सेट होता है। यहाँ पर देखते हैं कि यह सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। इसको यह खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होना चाहिए, ताकि यह सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक या निजी सेवाओं को न्याय संगत पहुंच और उनका वितरण सुनिश्चित कर सके। तीसरा आता है कि यह लागू कानूनी फ्रेमवर्कों और सक्षम नियमों द्वारा शासित होना चाहिए, ताकि विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके और मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान कर सके। तो ये डीपीआई के बारे में है। अब डीपीआई क्या नहीं है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कि डीपीआई कुछ ऐसे उपाय होते हैं जैसे कि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भौतिक अवसंरचना के माध्यम से व्यक्तियों की मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट तक पहुंच सुधार में पहुंच करता है, मतलब सुधार करता है। फिर ऐसी डिजिटल क्रियाएं जो होती है जो नवीन नवाचार को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि सरकारी पोर्टल बनाने के लिए मौजूदा भौतिक प्रक्रियाओं और वर्क फ्लो का डिजिटल रूप देना है। तो इस तरीके से ये डीपीआई है और नहीं है, इनके बारे में आपका आता है। तो ये हो गया। अब आते हैं कि भारत में इसके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी कि डीपीआई है, वो किस तरीके से है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया स्टेक के अनुसार ये भारत का अपना मूलभूत डीपीआई है। तो इंडिया स्टेक के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, कि इसके कुल 3, मतलब कि भारत में अपना खुद का मूलभूत है, जिसमें 3 परस्पर इसमें लेयर जुड़ी हुई है। जो पहली लेयर आती है वह लेयर आती है आइडेंटिटी टी लेयर आती है। इस लेयर के अंतर्गत देखा जाए तो जैसे कि आधार नंबर हुआ। फिर दूसरी आती है आपकी पेमेंट लेयर। पेमेंट लेयर आपकी दूसरी आती है, जिसमें देखा जाए तो आपका यूपीआई हो गया। फिर तीसरी आती है डेटा गवर्नेंस लेयर, यानी कि तीसरी क्या आती है? डेटा गवर्नेंस
लेयर इसके अंतर्गत आती है। तो इस लेयर के अंतर्गत जैसे कि डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर की जो सिस्टम है वो आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 3 तरीके की लेयर भारत में कार्य करती हैं डीपीआई के अंतर्गत, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब वैश्विक स्तर पर इसको बढ़ाने के क्या प्रयास किए गए हैं, जैसे कि वन फ्यूचर अलायंस के तौर पर जब इसके बारे में देखते हैं तो यह G20 की इंडिया प्रेसिडेंसी द्वारा एक स्वैच्छिक पहल होती है। इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण करना होता है और निम्न और मध्य आय वाले देशों में डीपीआई को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त वित्त पोषण प्रदान करना होता है। ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी देखने को मिलती है कि 2023 में G20 वर्चुअल लीडर शिखर सम्मेलन में की गई और यह एक केंद्रित संस्थान स्थापित है और डीपीआई के कार्यान्वयन को लाने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड की भी घोषणा की गई। और यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद भी आती है, जिसमें डीपीआई के सहयोग एवं उपयोग में तेजी लाने के लिए इसमें कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये डीपीआई को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ये प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। तो ये डीपीआई के बारे में ओवरऑल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट यूपीआई पेमेंट इंटरफेस की ओर। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस जो अभी किसके अंतर्गत देखा, ये हमने पेमेंट लेयर का जो दूसरा पार्ट है, इसका मतलब कि दूसरी लेयर है, उससे जुड़ा हुआ है आपका यूपीआई। तो आखिर यूपीआई क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। और यूपीआई कार्ड का मतलब कि जो यूपीआई है उसका आप भी उपयोग करते हैं जब भुगतान प्रणाली, जब ऑनलाइन डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया और आप फोन पे हो गया, भीम पे हो गया। तो इन सब के माध्यम से देखा जाए तो आप अपनी एक यूपीआई आईडी देते हैं तो आपसे उसमें भुगतान संभव हो पाता है। तो इस तरीके से यूपीआई होता है। तो अब यूपीआई क्या होता है, किस तरीके की प्रक्रिया है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इन सबको जानते हैं। तो एनपीसीआई यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए ट्रिनिदाद और टोबैको के साथ साझेदारी की है। कहाँ साझेदारी की है, ये निदाद देश और टोबैको मतलब कि एवं टोबैको, इन दोनों के देशों के बीच में ये साझेदारी की गई है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये इसका उद्देश्य यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। इसका क्या मोटिव है कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। और यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाले अन्य देशों में आता है श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान और नेपाल आते हैं। तो इसके अंतर्गत इसको स्वीकार करने वाले कौन कौन से देश हैं? एक तो आपका भारत तो है ही, लेकिन भारत में तो इसे शुरू ही किया गया है। लेकिन अन्य देश कौन-कौन से हैं? जैसे आपसे कई बार पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि यूपीआई को भुगतान को स्वीकार करने वाले और अन्य देश कौन-कौन से आते हैं? तो कौन आते हैं? श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान और नेपाल आते हैं। यूपीआई की कुछ अनूठी विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि यूपीआई में पहला आता है कि मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफर करना। यानी कि जो 24/7 जो व्यवस्था है और यानी कि यह 365 दिन के लिए ये कार्य करती है। आप देखते हैं कि आप कहीं भी हो, कहीं भी कोई भी टाइम हो तो आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, मतलब कि ऑनलाइन कहीं भी भुगतान कर देते हैं। यह अलग-अलग बैंक खातों तक पहुँचने के लिए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि आप किसी भी जगह आप का बैंक एसबीआई में हो या पीएनबी में हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में हो या यूनियन बैंक में हो, किसी भी बैंक में हो, उसके लिए आपके लिए एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन भी के तौर पर कार्य करता है। फिर आता है कि सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन तथा निर्बाध और सुरक्षित लेन-देन के लिए सिंगल क्लिक की एक मजबूती सुविधा भी प्रदान करता है। यह ग्राहक की वर्चुअल एड्रेस पुल एंड पुश सुविधा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह सिंगल एप्लीकेशन इन ऐप के माध्यम से आप मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। उपयोगिता बिल जैसे कि काउंटर पर भुगतान, क्यूआर कोड स्कैनर, आप जाते हैं जैसे कि स्कैन करते हैं कि आपने स्कैन कर दिया और जैसे नंबर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपने स्कैन कर दिया और पेमेंट कर दिया, तो उस तरीके की सुविधा भी है। दान संग्रह, संवितरण तथा स्केलेबल समाधान के लिए भी इस तरीके का है। मोबाइल ऐप से सीधे आप शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें इसकी एक अलग विशेषताएँ होती हैं। अब जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआती समय को देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है 2016, जब यूपीआई तत्काल रियल टाइम आधारित भुगतान प्रणाली होती है और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया जाता है। एनपीआई, आरबीआई और भारतीय बैंक संघ का एक पहल होती है और इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। एनपीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन होता है और यूपीआई
सहभागी बैंकों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ता है और इस तरह यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कई बैंकिंग सुविधाएं बिना रुकावट के फंड ट्रांसफर, मर्चेंट शुद्ध भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। यह जो होता है वह पीयर टू पीयर पेमेंट रिक्वेस्ट को पूरा करता है और यह आवश्यकता और सुविधा के अनुसार इसमें भुगतान का समय निर्धारण किया जाता है और भुगतान किया जाता है। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट लेन-देन की सीमा में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसका 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जो लेन-देन की सीमा है, वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो इस तरीके से इसकी प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। तो इसमें कोई भी अलग से प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। तो ये आता है। अब आते हैं यूपीआई के भी कई वेरिएंट हैं। जैसे कि यूपीआई का एक वेरिएंट पहले तो जब 2016 में लागू किया गया था, तब उस टाइम पे ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें कई वेरिएंट लाए गए। जैसे कि यूपीआई 1, 2, 3 वेव के बारे में। ये जो था कि आपको 12 भाषाओं में भी दिया गया था, इसे मार्च 2022 में शुरू किया गया था और ये जो था, वह ये फीचर्स फ़ोन में यूज़र्स के लिए उपयोग करने के लिए सक्षम बनाते हैं, कि अगर किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो वो इस तरीके के जैसे कि आईवीआर नंबर के माध्यम से ऐप की कार्यक्षमता और मिस्ड कॉल और प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट भी इसके अंतर्गत शामिल होते थे। जिसकी सीमा कितनी थी? पहले 5,000 जब शुरू किया गया तो फिर इसे 5,000 से बढ़ाकर इसे 10,000 कर दिया गया था, तो इस तरीके से था। अब यूपीआई लाइट जो आता है, वो आता है उसमें यूपीआई पिन दर्ज किए बिना कम राशि के लेन-देन कर सकते हैं और इसमें प्रति लेन-देन की सीमा को ₹500 से बढ़ाकर 1,000 और समग्र वॉलेट सीमा को ₹2,000 से बढ़ाकर 15,000 कर गई। अब यूपीआई के कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक भी हैं, जैसे कि इसके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत आता है कि यह एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के अंतर्गत यह 2020 में स्थापित होता है। यूपीआई ग्लोबल एस्पेक्ट जो आता है उसमें उपयोगकर्ता भारतीय बैंकों से सीधे चुनिंदा मर्चेंट इंटरनेशनल मर्चेंट स्थानों पर क्यूआर कोड से भुगतान करने में सक्षम होते हैं। विदेशों से देशी विप्रेषण की प्राप्ति होती है, आनेवासी भारतीय को जोड़ती है, जैसे कि जो जो आनेवासी भारतीय रहते हैं भारत में, उनके द्वारा यूपीआई पेमेंट के थ्रू वो भुगतान कर सकते हैं, अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं। और एनआरआई जो खाता धारक होते हैं, उनके अंतर्गत ही होते हैं। तो एनआरआई जो आते हैं, वो नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट होते हैं और जिनका तात्पर्य होता है एक तरीके से एनआरओ में नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होते हैं। तो इस तरीके के खाता धारक होते हैं। यूपीआई वन वर्ल्ड होता है कि जी20 देशों से आने के बाद से विदेशी नागरिकों और एनआरआई के लिए यूपीआई से जुड़ी प्रीपेड सुविधा भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो इस तरीके से आते हैं। अब चलते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सस को शामिल किया गया है। तो चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है। तो इसे शुरू किसके द्वारा किया जाता है? प्रोजेक्ट नेक्सस को आरबीआई के द्वारा शुरू किया जाता है। तो आरबीआई के यह एक तरीके से क्या है, एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। क्या है ये? बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका जो इस पहल के अंतर्गत देखा जाए तो ये घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार रिटेल पेमेंट की सुविधा देती है। अब त्वरित भुगतान प्रणालियां किस तरीके की? वो ऐसी प्रणालियां जो होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से संबंधित हो। ये क्या होती है कि ये बैंकों के बीच में फंड ट्रांसफर की सुविधा से संबंधित होती है। ये मिनट या उससे कम फंड प्राप्त करने और फंड भेजने के लिए भुगतान की पुष्टि करती हैं, जैसे कि भारत की जो यूपीआई आईडी है उसके बारे में है। अब यह प्रोजेक्ट जो है वह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए एक हब का पहल होती है और इसकी स्थापना कब की जाती है? 1930 में की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेसल स्विट्जरलैंड में है। इसका स्वामित्व कहाँ पर है? आरबीआई सहित इसमें 63 बैंक इसके अंतर्गत शामिल है। तो टोटल इसमें आरबीआई सहित 63 बैंक शामिल है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में 4 आसियान देश शामिल है, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड आते हैं, जो भारत की तुरंत भुगतान प्रणाली को जोड़ती है और 2026 तक ये शुरू होगी। इसका उद्देश्य जो है वह वहनीय, तेज, अधिक पारदर्शी, आसान सीमा पार भुगतान करने हेतु जी20 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसके अंतर्गत ये आती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेबी के बारे में। सेबी क्या है? सेबी भी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड में यह सेबी ने फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स विनिमय 2024 ये संशोधन जारी किया।
इसके माध्यम से मौजूदा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर विनिमय 2000 में संशोधन किया गया। तो क्या किया गया है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 2000 में इसमें संशोधन किए, 2000 का जो एक्ट था उसमें 2024 में संशोधन किए गए। तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आखिर होते क्या हैं? सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं और जो इस तरीके से इसमें संशोधन संभव हो पाए। तो ये जो होते हैं इन्वेस्टर, ये एक तरीके से बाहर पंजीकृत निवेशक होते हैं। यहाँ पर भारत में एफपीसीआई यानी कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर के विनिमय के तहत अपना पंजीकरण कराते हैं। इसके अंतर्गत कौन निवेश कर सकता है? जैसे कि सेबी में पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल फंड का उपयोग नई कंपनियों को इक्विटी निवेश के लिए किया जाता है और इस तरीके से निवेश में बहुत अधिक जोखिम के साथ साथ उच्च रिटर्न प्राप्त होने की संभावना होती है। और इसका विनिमय कब किया जाता है? 1996 में सेबी वेंचर कैपिटल विनिमय फंड का उपयोग किया जाता है। नए नियमों की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत देखा जाए तो एफबीसीआई के आवेदकों को डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी पार्टिसिपेटरी के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब डीपीपी क्या है? ये एक तरीके से पंजीकृत प्रमाण पत्र ये जारी करने के लिए सेवा द्वारा ये अधिकृत बैंक होते हैं। इसके मानदंड को व्यापक बनाया गया है जो कि निवेश कंपनियों और पेंशन फंड में जैसी मौजूदा संस्थानों के लिए लेकर निवासी भारतीय और एनआरआई और ओशियाई इसमें शामिल होते हैं। ऐसे निवेशक को एफबीसीआई के फंड पर नियंत्रण रखने बिना योगदान करना होता है, तो इसके अंतर्गत है। अब सेबी की स्थापना को लेकर देख लेते हैं कि इसकी स्थापना होती है 1998 में। भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा 88 में की जाती है। इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में होता है और इसे 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1992 के तहत एक सांविधिक निकाय के तौर पर इसकी स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य जो होता है वह प्रतिभूतियों के निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है और यह प्रतिभूतियां शेयर बाजार के विकास को बढ़ावा देना होता है और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना होता है। इसका कार्य आता है कि पहला कि प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा और करना, उन्हें विनियमित करना, प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय संचालन को विनियमित करना, स्टॉक ब्रेकर, पोर्टफोलियो प्रबंधकों और अन्य मध्यस्थों के लिए एक नियामक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, धोखाधड़ी सहित इनसाइडर ट्रेडिंग और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना, निवेशकों को प्रतिभूति बाजार और उनके मध्यस्थों के बारे में शिक्षित करना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके प्रमुख कार्य होते हैं, तो इनके कार्यों के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम सेबी के हालिया जो पहले हम सेबी के द्वारा शुरू की गई है उसके बारे में कि सेबी शिकायत निवारण प्रणाली 2.0 के बारे में या स्कोर्स 2.0 के बारे में। स्कोर्स 2.0 जो है वह एक तरीके से प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समय सीमा कम कर दी गई। इसमें प्राप्त होने वाली तारीख से 21 कैलेंडर दिनों तक के भीतर इसका समाधान करना होता है और यह खत्म होने पर मतलब कि इसकी शिकायत की संभावना की देरी खत्म होने पर संबंधित विनिमय संस्था को शिकायतों की ऑटो रूटिंग की शुरुआत की गई। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनिमय के बारे में ये एक तरीके से सेबी के सूचीबद्ध कंपनियों के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव को इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनिमय के तहत ट्रेडिंग प्लान के नियमों को ढील देना है। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनिमय के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कंपनी के इनसाइडर के पास ट्रेड करने के बहुत सीमित विकल्प उपलब्ध होते हैं। इनसाइडर का अर्थ किसी भी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों से होता है और ये अप्रत्याशित जानकारी होती है जिससे कंपनी के शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है और इनसाइडर ट्रेडिंग प्लान के जरिए शेयर की कीमत, राशि, लेन देन की तारीख व विवरण अग्रिम होते हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप के बारे में यानी कि सीडीएस के बारे में ये जो होता है वह सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के अंतर्गत तरलता संबंधी सुधार के लिए एक म्यूचुअल फंड को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप के माध्यम से खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। यह सीडीएस एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव से होता है जिसके तहत निवेशक अपने क्रेडिट जोखिम को किसी अन्य निवेशक के साथ स्वैप या ऑफसेट कर सकते हैं। पंप एवं डंप स्कीम के बारे में यह जो स्कीम है इसे कथित तौर पर इस स्कीम को कुछ व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाता है। यह हेरफेर की गतिविधि होती है और इसमें झूठी और भ्रामक जानकारी सिफारिशों के जरिए इसमें स्टॉक और कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ावा दिया जाता है। ये तो इस तरीके से फिर आते हैं एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के बारे में या ईटीएफ के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो होता है एक तरीके से यह है सेबी में इस फंड को पैसिव एंड ईटीएफ के लिए निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है।
पैसिव फंड जो होते हैं वो फंड आते हैं जो किसी इंडेक्स में उसी अनुपात में निवेश करते हैं जिनमें उनकी विभिन्न कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि इंडेक्स, कमोडिटी बॉन्ड, इंडेक्स फंड जैसी सुविधाएं आती हैं। समाशोधन निगम के बारे में, ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो आता है वो एक तरीके से स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए ऊषा थोराट की अध्यक्षता में समिति को गठन करता है। समाशोधन निगम एक संस्था होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को कारोबार में होने वाली प्रतिभूतियों और अन्य इंस्ट्रूमेंट के ट्रेड को समाशोधन और निपटान की गतिविधियों का प्रबंधन किया जाता है। फिनफ्लुएंसर के बारे में, ये जब काफी टाइम पहले फिनफ्लुएंसर का काफी चर्चा में भी रहा था और इससे आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था फिनफ्लुएंसर के बारे में कि ये कौन होते हैं। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं कि सेबी ने इनके लिए अविनियमित संस्थानों को अजीकृत इन्फ्लुएंसर के साथ जोड़ने को प्रतिबंधित किया हुआ था। निवेश और होल्डन कंपनियों के लिए एक लिस्टिंग फ्रेमवर्क पेश किया गया था और इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वह व्यक्ति होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय सलाह साझा करते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर के बारे में होता है। तो इस तरीके से ये इन्फ्लुएंसर आते हैं। अब आते हैं सेटलमेंट चक्र की ओर। तो सेटलमेंट चक्र की ओर देखा जाए, सेटलमेंट चक्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके की प्रक्रिया चलती है, किस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इसके बारे में देखा जाए तो ये जो है सेबी ने इसे स्टॉक मार्केट में T+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र बीटा पेश किया हुआ है। क्या किया हुआ है? T+0 रोलिंग रोलिंग चक्र हुआ है। यह जो है वह मौजूदा T+1 के सेटलमेंट के चक्र के अतिरिक्त और एक विकल्प के तौर पर रहा है। अब सेटलमेंट चक्र क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये चक्र जो है एक तरीके से वह अवधि होती है जिसके भीतर खरीदारों और विक्रेता के बीच ट्रेड जो होता है उसे पूरा होने वाली प्रतिभूतियों, शेयरों और फंड को एक दूसरे के साथ डिलीवर कर दिया जाता है या सौंप दिया जाता है या लेन देन संबंधी कार्य को निपटा दिया जाता है। परंपरागत रूप से भारतीय एक्सचेंज में T+2 सेटलमेंट चक्र का पालन करते हैं और 2023 में T+2 को T+1 में बदल दिया जाता है। और T+2 सेटलमेंट चक्र की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें ट्रेड का सेटलमेंट बाजार बंद होने के बाद उसी दिन का होता है। सेटलमेंट की चक्र की अवधि के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और लाभ होते हैं, जैसे कि तरलता प्रबंधन को बेहतर बनाता है। इसके माध्यम से देखा जाए तो यह निवेशकों को सेटलमेंट चक्र की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आय को फिर से निवेश करने और नए अवसरों में पूंजी लगाने की सुविधा देता है। ट्रेडिंग के अवसरों में वृद्धि देखने को मिलती है कि इसमें निवेशक बाजार के घटनाक्रमों के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं और ट्रेड्स इसमें तुरंत क्रियान्वित होते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है कि इसमें बाजार में सुधार T+0 सेटलमेंट को अपनाने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इसमें आकर्षित हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसके प्रभाव और लाभ देखने को मिलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि आखिर NSE क्या है। सेबी ने NSE को अधिकृत शेयर पूंजी को 10 गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो क्या किया हुआ है सेबी के द्वारा? इसे 10 गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया हुआ है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं और इसे सेबी किस माध्यम से इसको इस तरीके से इसके वैल्यू को बढ़ाता है, यानी कि शेयर को बढ़ाता है, इनके बारे में भी जानते हैं। तो इसका जो स्थापना होती है 1992 में ये पंजीकृत होता है और इसे मान्यता 1993 में मिलती है और ये जो कार्य है वह 1994 में करना प्रारंभ करता है। तो 1992 में ये मतलब पंजीकृत होता है, 1993 में एक मान्यता मिलती है, 1994 में कार्य करता है। स्टॉक एक्सचेंज एक केंद्रीकृत बाजार होता है जिसमें निवेशक शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव जैसी प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं। ये आपका मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है। क्या है वहां पर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। तो आपका तो पहले नंबर तो यही पूछ लिया जाता है कि NSE का मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब होती है और किस तरीके का बाजार है। मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। तो ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है।
और इस स्टॉक मार्केट के अंतर्गत जैसे कि निफ्टी 50 इसका प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और इसका जो स्वामित्व एवं प्रबंधन एनएसई इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। निफ्टी 50 जो होता है इंडेक्स अर्थव्यवस्था के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की 50 बड़ी कंपनियों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें प्रौद्योगिकी को अपनाने में अग्रणी जैसे कि एनएसई इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग की शुरू करने वाला देश का ये पहला एक्सचेंज बना हुआ है। एनएक्सी भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स होता है जो निफ्टी ईवी एंड ई न्यूज एज ऑटोमेटिक इंडेक्स लॉन्च करता है और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने वाली कंपनियों का प्रदर्शन करना है। तो इस तरीके से ये होता है। कोलोकेशन या प्रोक्सिमिटी होस्टिंग के बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि सेबी ने कथित कोलोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ शिकायत का निपटारा किया है। कोएलिशन या प्रॉक्सिमिटी लोके होस्टिंग के बारे में देखा जाए तो ये एक तरीके से इसकी सुविधा ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंज के परिसर में अपने सर्वर को स्थापित करने की अनुमति देती है और इसकी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है जिसके बदले में शुल्क का भुगतान करना होता है। यह ब्रोकर के सर्वर के बहुत नजदीक होता है इसके कारण तेजी से स्टॉक प्राइस का पता चलता है और ये शीघ्र ट्रेड इसमें संपन्न होते हैं। 2015 में कोएलिशन के दिशा निर्देश जारी किए थे और 2018 में एल्गोरिथम ट्रेडिंग या कोएलिशन फ्रेमवर्क को मजबूत करने की उपायों की घोषणा की गई थी। तो इस तरीके से कोएलिशन और प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग आता है। अब तीसरा आता है हमारा वित्तीयकरण के बारे में यानी कि फिफ्थ इसका टॉपिक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत का अति वित्तीयकरण के प्रति ये सतर्क रहने की आवश्यकता है यानी कि एक्सेसिव फाइनेंशियलिज्म की ओर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जब अति वित्तीयकरण बोला हुआ है तो आखिर वित्तीयकरण क्या होता है पहले तो इसको जानना है। और अति वित्तीयकरण को सतर्क रहने के लिए क्यों बोला है तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। अब क्या रीजन है उनको भी जानते हैं। तो वित्तीयकरण के अंतर्गत बात की जाए तो ये एक सी प्रक्रिया होती है जिसके तहत वित्तीय बाजार वित्तीय संस्थान वित्तीय अभिजात वर्ग का आर्थिक नीतियों और आर्थिक परिणामों पर अधिक प्रभाव स्थापित होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पारंपरिक रूप में भौतिक परिसंपत्तियों जैसे रियल एस्टेट स्वर्ण आदि की बजाय इसे वित्तीय संपत्तियों जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। यानी कि जो आपका भौतिक यानी कि जो आपकी फिजिकल एसेट्स होती हैं उनके जगह पर खर्च ना करके मतलब कि उसमें निवेश ना करके इसे फाइनेंशियल एसेट्स में इसे फाइनेंशियल एसेट्स जो आते हैं उनमें निवेश करना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आते हैं। इसमें जैसे कि रियल एस्टेट इसमें स्वर्ण आता है मतलब कि गोल्ड आते हैं। रियल एस्टेट मतलब कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम होता है यानी कि जो मकानों से रिलेटेड रहता है। तो इस तरीके की जो संपत्तियां होती हैं वो आती हैं और इसमें केस में बताया गया है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से ये शेयर के माध्यम से निवेश करना होता है। तो इसमें ये अब अति वित्तीयकरण की आखिर चिंता को लेकर क्या है जो सतर्क रहने की आवश्यकता के लिए बोला है। जैसे कि असमानता में वृद्धि का होना कि असमानता में वृद्धि होने से वित्तीय आय का हिस्सा बढ़ जाता है जैसे कि स्टॉक और अन्य निवेशों में होने वाला लाभ सबसे अधिक इक्विटी स्वामित्व वाले धनी व्यक्तियों को मिलता है और धनी व्यक्ति की आबादी मात्र 1% है। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जैसे कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वह वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार की बजाय वित्तीय निवेश में अधिक लाभ लगता है। इससे अर्थव्यवस्था पर शेयर बाजार का अधिक प्रभाव स्थापित होता है जिसमें रोजगार से जनजीवन स्तर में वृद्धि को अनदेखी होने लगती है। आम लोगों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि देखी जाती है कि वास्तविक आय के ठहराव के चलते आम लोगों की ऋण की निर्भरता बढ़ जाती है। नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे कि वित्तीयकरण से प्रीडेटरी लेंडिंग अधिक जोखिम लेने श्रमिक संरक्षण की उपेक्षा करने वाली नीतियों को बढ़ावा मिल सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अति वित्तीयकरण के प्रमुख कार्य होते हैं मतलब की चिंता के विषय में। अब आते हैं भारतीय डेरिवेटिव मार्केट की ओर कि हाल ही में क्या हुआ है कि सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में सट्टा या स्पेक्युलेटिव गतिविधियों को रोकने और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई नए उपाय की घोषणा की हुई है। अब डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये मार्केट जो होते हैं वह वित्तीय अनुबंध होते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किए जाते हैं और इनके मूल्य की गणना अलग-अलग डेरिवेटिव्स में शामिल की गई संपत्तियों यानी कि अंडरलाइंग एसेट्स के मूल्य में बदलाव के आधार पर की जाती है। यह जो होती है इसमें प्रतिभूतियां जो आती हैं वह कंपनी के शेयर
वस्तु है। बुलियन यानी कि सोना चांदी, करेंसी आदि इसमें शामिल होती है और डेरिवेटिव्स के अंतर्गत दो बाजारों में इसमें ट्रेड किया जाता है। जैसे पहला तो आता है एक्सचेंज ट्रेडिंग मार्केट, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होता है। दूसरा आता है ओवर द काउंटर मार्केट, जहां पर प्रतिभूतियों का व्यापार एक ब्रोकर डीलर के माध्यम से किया जाता है और इसमें प्रतिभूतियों को किसी एजेंसी में सूचीबद्ध होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये दो तरीके के डेरिवेटिव मार्केट होते हैं। चार प्रकार के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करें तो एक आता है वायदा यानी कि फ्यूचर्स के बारे में। ये वायदा यानी कि फ्यूचर्स के बारे में जो आता है उसमें देखा जाए तो यह भविष्य में मूल्य निर्धारित मूल्य पर संपत्ति खरीदना बेचना होता है। मानकीकृत शर्तों पर आदान प्रदान करना होता है। कीमतों की हेजिंग या सट्टा लगाना, लीवरेज का उपयोग करना, नगद परिसंपत्तियों में निपटान करना है। फॉरवर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो है ओवर द काउंटर व्यापार, अनुकूलन योग्य शर्तें होती हैं। भौतिक परिसंपत्तियों का वितरण इसके अंतर्गत शामिल होता है और इसमें आमतौर पर वस्तुओं, मुद्राओं, इक्विटी के उपयोग किया जाता है और नकदी की समाप्ति का भी निपटान किया जाता है। ऑप्शंस के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें धारक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर व्यापार करने का अधिकार लेकिन बाध्यता नहीं होती है। कॉल या खरीदने का अधिकार होता है। पुट यानी कि बेचने का ऑप्शन इसके अंतर्गत दिया जाता है। स्वेप्स के बारे में जो कि पक्षकारों के बीच नकदी प्रवाह को आदान प्रदान प्रकार, ब्याज दरें, मुद्राएं, क्रेडिट डिफॉल्ट, ओवर द काउंटर व्यापार जिसमें अक्सर काउंटर पार्टी जोखिम भी देखने को मिलते हैं। डेरिवेटिव्स का उपयोग जो है कुछ उद्देश्यों पर किया जाता है, जैसे कि हेजिंग या जोखिम के प्रबंधन के लिए। किस टाइम पर देखते हैं कि कारोबार में शामिल होने वाले कारोबारियों को एसेट्स के मूल्य में उतार चढ़ाव, ब्याज में बदलाव आदि से वित्तीय नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। सट्टा गतिविधियों के लिए देखा जाता है कि इसमें निवेशक अंडरलाइन एसेट्स के मूल्य में होने वाले बदलाव पर सट्टा लगाते हैं। लीवरेज का उपयोग देखने को मिलता है, जिसका शुरुआत कर कम निवेशक के अनुबंध के लिए अवधि में अधिक एसेट्स धारण कर सकते हैं। और लीवरेज जो होता है एक तरीके से उधार लिए गए फंड का उपयोग करके निवेश पर रिटर्न बढ़ाता है। पोजीशन जो आती है वो यह किसी भी निवेशक द्वारा या संस्था द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों की मात्रा को दर्शाती है। तो इस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। भारत में डेरिवेटिव्स का विनिमय किया जाता है कि इसके खरीद बिक्री का विनिमय सिक्योरिटीज कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन एक्ट 1956 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वह व्यापार के व्यवसाय के विनिमय के साथ प्रतिभूतियों को अवांछनीय तरीके से गतिविधियों को रोकना है और ये इसमें 1956 में हाल में संशोधन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयकरण के अंदर में सीधी लिस्टिंग करने की अनुमति देना है। अब आते हैं हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की ओर कि केयरएज भारत की पहली ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर पर रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया हुआ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आखिर क्या होती है और कैरेज जो है इसे कब इसका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नामित किया गया। तो क्रेडिट रेटिंग जो है वह किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की सापेक्ष क्षमता यानी कि ऋण जोखिम या ऋणी की सापेक्ष उधार पात्रता और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी की गई राय होती है। इसमें देखते हैं कि यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्रेडिट ब्यूरो से अलग होती हैं। इसमें ऋणियों द्वारा भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने और उनकी क्षमता पर राय देती है और क्रेडिट ब्यूरो ऋणियों द्वारा ऋण चुकाने के लिए पहले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करती है। सोवरेन क्रेडिट एजेंसी के बारे में इसकी परिभाषा एक तरीके से किसी देश संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व का समय पूरा करते हैं और यह देश या संस्था या ऋण को चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों का महत्व दिया जाता है। इनका मापदंड जो है इसकी रेटिंग एजेंसी या किसी संप्रभु देश की रेटिंग के लिए समृद्धि, मुद्रास्फीति और सरकारी ऋण और जीडीपी के प्रतिशत में अल्पकालिक बाह्य ऋण और राजनीतिक स्थिरता सहित विभिन्न मानदंडों का उपयोग करती है। इन रेटिंग एजेंसी में देखा जाए तो ए यानी कि उच्चतम रेटिंग, डी में निम्नतम रेटिंग होती है जिसमें एस एंड पी जो और फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है वह बी को निवेश की ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती है, जबकि मूडी जो BA3 को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा माना जाता है। इसका महत्व जो है वह अनुकूलन रेटिंग होने पर विदेशों को वैश्विक पूंजी बाजारों और विदेशी निवेश तक पहुंच प्राप्त करने की सुविधा होती है। 3 अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों का प्रभुत्व देखा जाता है जिसमें S&P, मूडीज और फिच आती हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मुख्य रूप से सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। इसमें 7 तरीके की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिसमें आती है क्रिसिल, केयर, ICRA, एक्यूट, ब्रिकबर्ग रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग इन्फॉर्मेटिक्स आती हैं। इसमें कुछ विनियामक एजेंसियां भी आती है जैसे कि आरबीआई आती है, इरिडा आती है, आरबीआई के बाद PFRDA आती है। तो इस तरीके से ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में
क्रेडिट रेटिंग के कुछ पहलुओं को भी विनियमित किया हुआ है। तो इस तरीके से अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में कि सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को विनियमित करके 2024 में संशोधन किया है। अब जान लेते हैं कि इसके क्या बिंदु है और इन बिड से क्या होता है। तो नए मानदंडों यानी कि स्पॉन्सर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट वाले इन्वेस्ट या सबऑर्डिनेट यूनिट्स करने की अनुमति देता है। यह अवसंरचना परियोजना को अधिग्रहण कर लेता है और इसका उद्देश्य गरीब परिसंपत्ति के स्पॉन्सर्स यानी विक्रेता के रूप में या इनबिट यानी कि खरीदार के रूप में वैल्यूएशन के अंतर को समाप्त करना होता है। इनबिट्स के बारे में बात की जाए तो इनबिट्स जो होते हैं वह ऐसे म्यूचुअल फंड के समान ही निवेश का एक माध्यम होता है जो निवेशक को टोल रोड, बिजली लाइनों और पाइपलाइन जैसी अवसंरचना की परियोजनाओं में निवेश करने का विकल्प प्रदान करते हैं और ये स्पॉन्सर जो होते हैं वो एक तरीके से सेबी के माध्यम से इनोवेट्स स्थापित करते हैं और ये वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों के अधिनियम यानी कि सारफेसी एक्ट 2002 के तहत उधार लेने यानी कि बॉलोवर्स का दर्जा दिया जाता है। इसमें पक्षकारों को उनके ट्रस्टी स्पॉन्सर निवेशक प्रबंधन परियोजना प्रबंधक इसमें शामिल होते हैं जिसमें निवेश पर टोल किराया ब्याज लाभांश के माध्यम से आय अर्जित होती है। इनका उद्देश्य जो है मतलब कि इनका जो महत्व है वह कम राशि में भी निवेश की सुविधा देना है और इसकी तरलता के अंतर्गत देखा जाए तो यह स्टॉक एक्सचेंज को सूचीबद्ध करते हैं और इनकी खरीद बिक्री के लिए यूनिट्स हमेशा उपलब्ध होते हैं और ये यूनिट्स को बेचा जाता है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के बारे में यानी कि ई IEPF ए के बारे में ये जो है एक तरीके से ये जो आता है यह दावेदारों के सवालों को बेहतर समाधान करने के लिए 5 अंकों वाले टोल फ्री नंबर 14453 के बारे में ये जारी किए जाते हैं। इसमें ये जो आते हैं वह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है और ये जो संगठन है वह निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि की प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे और दावा न किए गए लाभांश म्यूचुअल मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर की वापसी की सुविधा प्रदान करता है और हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं फ्रंट रनिंग की ओर कि ये क्या है कि हाल ही में एक म्यूचुअल फंड प्रबंधक ने फ्रंट रनिंग शामिल होने का आरोप लगाया। फ्रंट रनिंग के बारे में बात की जाए तो ये सेबी के अनुसार किसी सूचीबद्ध कंपनी के किसी बड़े ऑर्डर को जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ऑर्डर का पता करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर खरीदना बेचना ऑप्शंस या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेना फ्रंट रनिंग कहलाता है। एक गैर कानूनी गतिविधि होती है जो वित्तीय बाजारों में विश्वास कमजोर करती है और इसका फायदा उठा लिया जाता है और 2022 में सेबी में संशोधन किया गया और इसके फ्रंट रनिंग रोकने के प्रावधान दिए गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आता है। फिर आता है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में कि हाल ही में 21 क्रिटिकल स्तर से भी ये ऊपर पहुंच गया और इसमें भारत के शेयर बाजार में बढ़ती वोलेटिलिटी का संकेत है। तो इंडिया वोलेटिलिटी क्या होती है? ये जो है, यह एक ऐसा माप होती है जो अंडरलाइन इंडेक्स के निकट भविष्य के उतार-चढ़ाव की उम्मीद रखने की उम्मीद होती है। इसका मान जितना अधिक होता है, वह वोलेटिलिटी की उम्मीद उतनी ही अधिक होती है और जितना मान कम होगा, वह वोलेटिलिटी की उम्मीद उससे कम होती है। निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन की कीमत पर आधारित होता है और शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज की गणना पद्धति का इसमें उपयोग किया गया है और यह बोर्ड ऑफ एक्सचेंज जो है, वह एक तरीके से अमेरिकी बाजार को वोलेटिलिटी इंडेक्स शुरू करने का पहला एक्सचेंज आता है। तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में है। फिर आते हैं फिंटरनेट के बारे में कि फिंटरनेट यानी कि हाल ही में जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं नंदन नीलकर्णी। क्या है इन्फोसिस के संस्थापक? नंदन नीलकर्णी। इन्होंने भविष्य की वित्तीय प्रणाली में एक नए दृष्टिकोण के आधार पर फिंटरनेट की अवधारणा पेश की हुई है। तो अब फिंटरनेट आखिर क्या होता है जो इनके द्वारा ये अवधारणा पेश की गई? यह भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए एक परिकल्पना होती है और यह बिल्कुल इंटरनेट की तरह होती है और इसमें अनेक वित्तीय इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये व्यक्तियों व्यवसायों को उनकी वित्तीय गतिविधियों में केंद्र में रखकर ये सशक्त बनाती है। इसका महत्व जो होता है वह किसी भी वित्तीय संपत्ति और किसी भी राशि को किसी भी समय कहीं भी किसी भी डिवाइस का उपयोग करके बिना बाधा के ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है और ये एक तरीके से वित्तीय सेवाओं के बीच बाधाओं को कम करता है, क्लियरिंग व्यवस्था और संदेश भेजने को सरल बनाता है और अलग अलग प्रणालियों के बीच संघर्ष या बाधा को समाप्त करता है। तो ये फिंटर नेट के बारे में आता है। फिर आते हैं परपेचुअल बॉन्ड के बारे में कि ये क्या होता है। परपेचुअल बॉन्ड जो है वह हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद भारत का पहला अतिरिक्त टीयर फर्स्ट को परपेचुअल बॉन्ड जारी किया गया।
अब इस परपेचुअल बॉन्ड को आकर्षित करने के लिए इनके नियमों में भी बदलाव किया गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परपेचुअल इस बॉन्ड क्या होता है। ये बॉन्ड जो होते हैं वह धन जुटाने के साधन होते हैं, जो सामान्य बॉन्ड के विपरीत कोई परिपक्वता अवधि इसमें नहीं होती है। इसमें देखते हैं कि यह नियमित रूप से ब्याज या कूपन का भुगतान करते हैं और इन बॉन्ड की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। और इन बॉन्ड धारक में द्वितीयक बाजार में बॉन्ड बेचकर या जारी करता बॉन्ड को भुनाने का निर्णय लिया जाता है, और ये अपना भुगतान जो करते हैं, इन भुगतान के अंतर्गत जो इनका भुगतान किया जाता है, उस भुगतान में यह भुगतान जो होता है इनका तब किया जाता है जब ये बॉन्ड बॉन्ड धारक को एक कूपन भुगतान करते हैं। तो उस टाइम पर इस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये इसके बारे में है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेटरी या पी नोट्स के बारे में। पार्टिसिपेटरी या पी नोट्स के बारे में जानते हैं कि पार्टिसिपेटरी या पी नोट्स क्या होता है। ये जो होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार से संचालित पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अनुमति दी जाती है पी नोट्स जारी करने की। जब ये पी नोट्स जारी किए जाते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये सेबी के द्वारा पंजीकृत होते हैं, और इनमें विदेशी निवेशक के द्वारा इसे जारी करना होता है, और भारत के स्वयं के पंजीकृत किए गए पी नोट्स इसमें भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। और पी नोट्स जो होते हैं वह ऑफशोर डेरिवेटिव साधन भी होते हैं, जिनमें अंतर्निहित परिसंपत्तियों में भारतीय शेयर में ये स्टॉक में ये निवेश करते हैं, या भारतीय शेयरों में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए भी एक विकल्प प्रदान करते हैं। फिर आते हैं इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने पहला ट्रेडिंग सह क्लियरेंस सदस्य बना हुआ है। अब इंडिया इंटरनेशनल क्लियरेंस बैंक क्या होता है बुलियन एक्सचेंज के बारे में कि यह गिफ्ट यानी कि 2022 में गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जाता है। यह उच्च दक्ष शुद्धता वाले सोना चांदी बुलियन भी कहा जाता है, और ये अक्सर बार सिल्लियां या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। इस प्राधिकरण की देखरेख के रूप में कार्य करता है या प्रोमोटर्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया जैसे भारत के अग्रणी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान में ये प्रमुख शामिल हैं। कैरी ट्रेड के बारे में, कैरी ट्रेड के अंतर्गत क्या हुआ है कि यह हाल ही में अमेरिका में कुछ अग्रणी ट्रेड कंपनियों में शेयरों में गिरावट के कारण कुछ कैरी ट्रेड का जो मुद्दा है वो उभरा हुआ है। ये जो मुद्दा है एक निवेश की रणनीति होती है जो अक्सर विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी होती है, और यह कैरी ट्रेड निवेशक कम ब्याज दर वाली मुद्रा उधार लेकर उच्च ब्याजदारी भुगतान में निवेश करते हैं, और ये अस्थिर मुद्रा या ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के कारण कैरी ट्रेड के एक जोखिम भरा निवेश विकल्प होता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा ये फोर्थ टॉपिक जो आता है, वो फोर्थ टॉपिक जो हमारा था कि भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार के बारे में, तो ये फिनिश होता है। अब हमारा इसके अंतर्गत फिफ्थ टॉपिक आता है। ये जो आपके स्टार्टिंग में ये जो दिए गए हैं, ये शब्दावलियां हैं कि हाल ही में ये जो चर्चा में रहती है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चर्चा में रहे प्रमुख चर्चा में रहे वाक्यांश के बारे में पूछ लिया ना कि हाल ही में सुर्खियों में रहा परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है, या हाल ही में जो पी नोट्स आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम, मतलब किस तरीके का इनकी प्रक्रिया देखने को मिलती है, या उनको किस तरीके की अनुमति दी गई। तो हाल ही में वो सुर्खियों वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी तरीके के क्वेश्चनों को पूछते हैं। तो ये शब्दावलियां हैं, तो इन शब्दावलियों के कुछ कुछ की पॉइंट है, उनको बस आपको याद रख लेना है ताकि आपको लिए कोई एग्जाम में डिफिकल्टी ना आए। फिर आते हैं बाह्य क्षेत्र की ओर। तो बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं कि ये भारत के व्यापार घाटा पहला आता है कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट के बारे में कि हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया हुआ है। भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो इसमें भारत सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार में आते हैं आपके चीन, यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब आते हैं। चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा जो है 2022-23 की तुलना में बढ़ा हुआ है, जबकि संयुक्त अरब अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इराक के साथ ये कम हुआ है। भारत का जो व्यापार अधिशेष है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और इटली में है। और यह विश्व व्यापार संगठन की व्यवसाय व्यापार सांख्यिकी 2023 में समीक्षा की गई, और भारत में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर, वस्तु निर्यात में 18वें स्थान और सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर रहा।
अब व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटे के अंतर्गत देखा जाए तो ये तब होता है जब किसी देश की आयात का मूल्य निर्यात से अधिक हो जाता है और ये नकारात्मक व्यापार संतुलन भी होता है। और भारत में उच्च व्यापार घाटे के कारण होते हैं जैसे कि आयात में वृद्धि होना, कि सोना, कच्चा तेल, फार्मास्यूटिकल सामग्री, उपभोग पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है जैसे कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, लग्जरी गुड्स इत्यादि की मांग बढ़ रही है। भारत की आर्थिक संरचना संबंधी कारक देखने को मिलता है जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर विकास का होना। घरेलू नीतियां देखने को मिलती हैं जैसे कि डेरिवेटिव ड्यूटी व्यवस्था, वस्तुओं के निर्यात पर बार-बार प्रतिबंध लगाना। और अन्य के अंतर्गत देखा जाए तो यह मुद्रा व्यापार समझौता पर बेहतर ढंग से लाभ न उठा पाना, विकसित देशों द्वारा गैर प्रशुल्क बाधाएं लगाना होता है। उच्च व्यापार घाटे की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? कुछ नकारात्मक प्रभाव भी मिलते हैं, कुछ सकारात्मक मिलते हैं। जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, उन नेगेटिव इम्पैक्ट की ओर देखा जाए तो ये एक तरीके से भुगतान करने की आवश्यकता पर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और ये मूल्य ह्रास की इसमें चिंता बनी होती है। क्या होता है इसमें मूल्यह्रास की चिंता बनी होती है और ये चालू खाते में तो वृद्धि करते हैं लेकिन ये देश पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक प्रभाव जो आते हैं वो उपभोक्ताओं में वस्तु एवं सेवाओं की व्यापक विकल्प मिलने के संकेत होती हैं और ये घरेलू निवेश में एक तरीके से इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहलों की शुरुआत की गई है जैसे कि पहली पहल आती है निर्यातित उत्पादों पर शुल्क या करों में छूट योजना, जो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। फिर आते हैं ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जिसमें भारतीय निर्यात को विशेषकर एमएसएमई के व्यापार से संबंधित जानकारी रियल टाइम पर प्रदान करना। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो रहते हैं जिसमें केंद्रित भारत का अग्रणी व्यापारिक शिक्षण संस्थान है और यह 1963 में वाणिज्य मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है और इसे 2002 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में यानी कि एफडीआई क्या होता है इसके बारे में और हाल ही में एफडीआई से रिलेटेड क्या प्रावधान आए हुए हैं और किस तरीके का इसका एक डेटा एनालिसिस प्रस्तुत किया गया है तो उसके बारे में जानते हैं। डीपीआईआईटी यानी कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग एक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 44.42 बिलियन डॉलर का एफडीआई होता है। 2022-23 के अंतर्गत ये देखा जाए तो 22-23 में 46.03 बिलियन डॉलर था और इसमें अभी प्रेजेंट में जो कमी आई है वो 3.49% की इसमें एक कमी देखने को मिली हुई है। तो एफडीआई संबंधी ट्रेड्स के बारे में देख लेते हैं 2023-24 के फिर बाद में 2000 से 2024 में। भारत 2000 एफडीआई से संबंधित ट्रेड्स जो आता है इसमें सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य आते हैं। कौन-कौन से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य या क्षेत्र कौन-कौन से हैं, तो ये आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कौन-कौन से हैं? महाराष्ट्र आएगा, फिर गुजरात आएगा, उसके बाद कर्नाटक आएगा। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले क्षेत्रक में कौन-कौन से होंगे? जैसे कि आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सेवा क्षेत्रक और निर्माण गतिविधियाँ आती हैं। भारत में सबसे अधिक एफडीआई करने वाले देशों के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। भारत में एफडीआई इक्विटी इंटरबाय इन्फ्लो 2000 से 2024 के अंतर्गत कौन-कौन से हैं? 3 सबसे बड़े देश आते हैं जिसमें मॉरिशस, सिंगापुर और यूएसए आता है। और इसमें प्राप्त करने वाले प्रमुख 3 सबसे बड़े क्षेत्रक में कौन-कौन से हैं? जैसे कि आपका सेवा क्षेत्रक हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ट्रेडिंग आता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। फिर आते हैं एफडीआई के बारे में कि एफडीआई क्या है? एफडीआई को डीपीआईआईटी भारत में एफडीआई नीति तैयार करने का एक नोडल विभाग होता है। भारत में एफडीआई की अनुमति 2 तरीकों से दी जाती है। एक तो होता है स्वचालित मार्ग, जहाँ पर सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती और दूसरा मार्ग आता है इसके अंतर्गत सरकारी मार्ग और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है तो स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग। विदेशी मुद्रा जो होती है वह परिवर्तनीय बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में आदि एफडीआई में शामिल होते हैं। ये मुख्य रूप से गैर ऋण सृजन करने वाला पूंजी प्रवाह होता है। तो इसमें लॉटरी व्यवसाय, जुआ बेटिंग और चिट फंड निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स आदि एफडीआई के प्रबंधन करते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और यानी कि एफडीआई और एफपीआई के बीच तुलना को जान लेते हैं क्योंकि ये तो एक फेवरेट ही क्वेश्चन है कि एफडीआई से रिलेटेड आपका किसी भी तरीके का ये क्वेश्चन तो आता ही है।
तो इसमें इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो एफडीआई क्या होता है? ये एक तरीके से देश की किसी भी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश होता है। और एफपीआई क्या होता है? यह अन्य देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करता है जो एक्सचेंज और सूचीबद्ध स्टॉक और बॉन्ड पर होता है। इसमें निवेश कहाँ पर होता है? एफडीआई में फैक्ट्रियों, कार्यालयों, अवसंरचना जैसी भौतिक संपत्तियों में निवेश होता है। यहाँ पर शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय संपत्तियों में निवेश होता है। इनका नियंत्रण जो होता है वह निवेशक को प्रबंधन और संचालन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण और प्रभाव प्रदान करता है। इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह निवेशक को निष्क्रिय और शेयरधारक के रूप में कार्य करता है। इनका जोखिम जो होता है वह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक आर्थिक कारकों के संपर्क में आने के कारण उच्च जोखिम की संभावना होती है। और इसमें उच्च जोखिम का कम होता है क्योंकि इसमें निवेशक को आसानी से भुनाया वापस कराया जाता है। इसका स्थायित्व जो होता है वह अधिक स्थिर होता है क्योंकि इसमें निवेश से निकासी की संभावना कम होती है और यह अत्यधिक अस्थिर होता है क्योंकि बाजार में मंदी होने से तुरंत फंड निकाला जाता है, तो इस तरीके से आता है। और अभी देखा जाए तो एफपीआई जो है, एफपीआई में निवेशक कंपनी में 10% की हिस्सेदारी बढ़ी हुई है और आरबीआई ने ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफडीआई में परिवर्तित किया हुआ है। अब आते हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर कि आरबीआई ने भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपी और स्पेशल रुपी बॉस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश को सक्षम बनाने पर जोर दिया है। एसएनआरआरआर और एसआरबीए क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी खाता जो है एक तरीके से भारत के बाहर रहने वाले कोई व्यक्ति जिसका भारत में व्यवसायिक हित है रुपए में वास्तविक प्रमाणित लेन-देन के उद्देश्य से एसएनआरआरए खाता खोल सकता है। इसे आमतौर पर खातों को विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार आदि के निर्धारित लेन-देन में अनुमति दी जाती है। और स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में जो कि वॉस्ट्रो खातों में घरेलू बैंक के किसी बैंक के माध्यम से ऐसे खाते जो घरेलू मुद्रा में खोले जाते हैं और इसमें मौजूदा जो वॉस्ट्रो प्रणाली है इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था देखने को मिलती है। मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किस तरीके से होता है? इसको एक ये जो मुद्रा होती है एक तरीके से ऐसी मुद्रा होती है जहां जारी करने वाला देश के अलावा विदेशों में भी लेन-देन हेतु और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि इसमें ऐसी मुद्रा का उपयोग किया जाता है जो लेन-देन के लिए हुए जैसे कि अमेरिकी डॉलर और यूरो आते हैं। मानदंड के अंतर्गत देखा जाए तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में लेन-देन व्यापक रूप से उपयोग होता है, आसानी से ये परिवर्तनीय होते हैं और देश के लिए एक स्थिर वित्तीय बाजार भी होते हैं। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्या-क्या लाभ हैं? जैसे कि अस्थिरता में कमी होना, डॉलर की मांग की कमी होना, व्यवसाय करने की लागत को कम करना, विदेशी मुद्रा भंडार की कम आवश्यकता होना। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित चिंताएं जैसे कि स्थिरता संबंधी चिंताएं, नीतिगत चुनौतियां इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत कुछ कदम उठाए गए जैसे कि पूंजी की खाता परिवर्तनीयता, विशेष ब्रॉस्ट्रो रुपया खाता, कंट्रेक्चुअल लिंक्ड सेटलमेंट का हिस्सा बनना और अन्य यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण, द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय इस तरीके के इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें मसाला पौंड जैसे पहलू भी शामिल होते हैं। अब आते हैं हम कुछ सुर्खियां जैसे कि संबंध स्वर्ण समर्थित मुद्रा की हाल ही में जिम्बाब्वे में जिग नामक स्वर्ण समर्थित मुद्रा को जारी किया हुआ है। यह स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है एक निश्चित मूल्य सीधे स्वर्ण से जुड़ा होता है। इसमें स्वर्ण में परिवर्तनीय होता है और इसके तहत यह मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध स्वर्ण भंडार को सीमित करती है और इसका अपना अंतर्निहित मूल्य होता है जो लंबे समय से स्थिरता की क्षमता से युक्त होता है। फिएट करेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक तरीके से अंतर्निहित मूल्य का अभाव होता है जो सरकार द्वारा वैध मुद्रा या लीगल टेंडर के रूप में जारी की जाती है। अब चलते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की ओर। तो हाल ही में क्या हुआ है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाने गया है। 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के प्रांत के ब्रिटेन वुड्स में से आयोजित किया जाता है और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बारे में देखा जाए तो इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के नए नियमों की सहमति बनाना है जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ है। और इस सम्मेलन के मुख्य परिणाम आती है जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का उदय था और इसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है आईबीआरडी को क्योंकि ये उसी की ही एक शाखा है। आईबीआर जो विश्व बैंक होता है उसको आईबीए, आईडीए ये अलग-अलग तरीके की इसकी शाखाएँ होती हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है, तो इसको भी विश्व बैंक के रूप में ही माना जाता है। निश्चित विनिमय दर का जो शुभारंभ है, वह सदस्य देशों को सोने और अमेरिकी डॉलर के रूप में अपनी मुद्रा का एक निश्चित मूल्य निर्धारित करना है और इसे 1971 और 73 के विनिमय संकट के दौरान स्थिर विनिमय दर में जगह विदेशी मुद्रा बाजार आधारित विनिमय दरों को बढ़ावा दिया गया था।
अब चलते हैं आईएमएफ की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार की हाल ही में आईएमएफ बोर्ड ने मिस्र के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंतर्गत एक्सटेंडेड अरेंजमेंट समीक्षा पूरी कर ली है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में कि यह जो है एक तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों को धीमी या वृद्धि के कारण मध्यम अवधि में भुगतान संतुलन की गंभीर समस्याओं का सामना करती है और इस समाधान के लिए कुछ समय भी लगता है। यह एक विस्तारित अवधि होती है जिसमें देश की संरचनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए आवश्यक नीतियों पर ध्यान देने के लिए व्यापक कानूनों का समर्थन किया गया और बाहरी वित्त पोषण की वास्तविक या संभावित आवश्यकताओं को सामना करने के लिए सभी सदस्य देश इसकी सहायता के लिए पात्र होते हैं। और आईएमएफ का जो है वह 3 स्रोतों से धन प्राप्त होता है। कौन-कौन से स्रोत हैं? पहला तो आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो एक कोटा होता है जिसे 477 प्राप्त होता है, जो 2023 के अकॉर्डिंग है। फिर आपका आता है जो बहुपक्षीय उधार समझौते और न्यू अरेंजमेंट टू बोरो और द्विपक्षीय उधार समझौते से इस तरीके से कुल संसाधन बिलियन में दिखाया गया और इसमें उधार देने की क्षमता को दिखाया गया 665 बिलियन और ये 982 बिलियन है। तो इस तरीके से एसटीआर बिलियन को इसके अंतर्गत दिखाया गया। आईएमएफ के बारे में देखें तो आईएमएफ की स्थापना होती है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में बनाया जाता है जो कि यूएसए में है और यह मैक्रो इकोनॉमिक्स और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और भुगतान संकट का सामना करने के लिए अल्पकालिक तो मध्यम अवधि के लिए ऋण भी प्रदान करता है। इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं और इनकी संरचना को देखा जाए तो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, कार्यकारी बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति होती है और यह मुख्य रिपोर्टें प्रकाशित करता है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आईएमएफ के बारे में आईएमएफ जो है वह आर्थिक संकट का सामना करने वाले देश की वित्तीय स्थिरता वे देश की वित्तीय स्थिरता के बीच में यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि ये आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बहाल नीतियों को लागू कर सके और यह विकास बैंकों के विपरीत आईएमएफ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण नहीं देता है। आईएमएफ के वित्तीय साधन के प्रमुख प्रकार हैं जिसमें जनरल रिसोर्स अकाउंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच आईएमएफ द्वारा अपने सदस्यों के ली गई एक ऋण प्रणाली इसके अंतर्गत आती है। वेस्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं तो व्यवसाय के लिए विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म का संचालन किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का भी जो शुभारंभ होता है वह जो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है उसी दौरान होता है। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में बनाया जाता है और इसका उद्देश्य विकासशील देशों में वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करके अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसमें टोटल 189 सदस्य होते हैं जो भारत इसका सदस्य है। इनमें शामिल होने वाले देश योग्य होने वाले देशों में आईएमएफ भी शामिल होना चाहिए इसके अंतर्गत और विश्व बैंक की 5 प्रमुख संगठन है जिसमें आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, मेगा और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होता है। यह एक प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करता है जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रेसिपी फॉर लिवेबल प्लेनेट, अचीवमेंट नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम, पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी आदि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक की जो है वह एक तरीके से गारंटी प्लेटफॉर्म भी है। इसका गारंटी प्लेटफॉर्म जो है वह 2024 में शुरू किया जाता है और यह इसका मोटिव जो है वह सभी गारंटी उत्पादों विशेषज्ञों को बहुपक्षीय निवेश गारंटी से जोड़ना है और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक $20 बिलियन की डब्ल्यूबीजी वार्षिक गारंटी जारी रखने का लक्ष्य रखना है और विश्व बैंक गारंटी जो है वह निजी ऋणदाताओं के बुनियादी ढांचाओं को वित्त पोषण के लिए प्रदान किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के 3 कवरेज प्रदान किए जाएंगे, एक सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के लिए ऋण क्रेडिट गारंटी, दूसरी व्यापार वित्त गारंटी, दूसरी आती है निजी क्षेत्र की परियोजना या सार्वजनिक निजी के लिए गैर वाणिज्यिक जोखिम के लिए राजनीतिक जोखिम होना है। विश्व बैंक समूह के बारे में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने मध्यम आय और ऋण योग्य निम्न आय वाले देशों के उधार को देता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जो कि सबसे गरीब देशों को रियायती और ब्याज मुक्त अनुदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होता है बहुपक्षीय निवेश गारंटी, निवेश विवादों में निपटान और आईबीआरडी और आईडीए मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं विश्व व्यापार संगठन की ओर के हाल ही में 2024 में डब्ल्यूटीओ मरका समझौते के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ का गठन किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। जब 30वीं वर्षगांठ मनाई जाती है तो इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में। 2024 में कितने साल हो गए हैं टोटल? 30 वर्ष हो गए हैं। तो इस तरीके से ये 30वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। अब 30वीं वर्षगांठ मनाई हुई है तो इसमें उरुग्वे वार्ता के दौरान 1994 में 123 सदस्य देश इस पर हस्ताक्षर करते हैं और मराकस मोरक्को में मराकस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसकी शुरुआत होती है।
1995 में इसकी डब्ल्यूटीओ की स्थापना की जाती है और यह प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौते की जगह लेता है, यानी कि गेट की ये जगह लेता है। डब्ल्यूटीओ सभी सदस्य देशों में व्यापारिक संबंधों के बुनियादी फ्रेमवर्क का कार्य करता है और यह व्यापार के दायरे में विस्तार किया जाता है, जिसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं, बौद्धिक संपदा, अन्य क्षेत्र संबंधी व्यापार को शामिल किया गया और यह आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना है, जिसके सदस्य में वार्ता, विवाद निपटान, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित प्रमुख घटनाक्रम में आते हैं, जैसे कि निर्यात, कृषि निर्यात पर विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के बारे में, कि यह जो है एक तरीके से रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें 5 सबसे बड़े निर्यातक यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, चीन और कनाडा है, जिसमें 10 सबसे बड़े निर्यातकों की हिस्सेदारी 71.9% है। फिर आते हैं भारत की कृषि के निर्यात में $51 बिलियन था और जो वैश्विक निर्यात की भारत की हिस्सेदारी 2.24% है। फिर एड फॉर ट्रेड फंड पहल के बारे में जानते हैं कि यह पहल जो है वह सपोर्टिव द ट्रांजेक्शन टू क्लीन एनर्जी के नाम से ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। एड फॉर ट्रेड पहल का ये विश्लेषण किया गया और ये पहल जो है इसका नेतृत्व 2005 में डब्ल्यूटीओ के हांगकांग मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान किया जाता है और इसका उद्देश्य विकासशील अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार में एकीकृत करने में मदद करना है और इसका लक्ष्य है कि यह विकासशील अर्थव्यवस्था वाले विकसित देशों द्वारा पहचानी गई व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना होता है। फिर आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी की ओर कि भारत ने घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए चीन से आयात पर एंटी डंपिंग लगाने को जांच की है। इसके तहत उचित व्यापार व्यवहार माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत करता है और डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी वस्तु को अपने घरेलू बाजार मूल्य में कम मूल्य पर किसी अन्य देश को निर्यात करता है। विश्व टैरिफ प्रोफाइलिंग रिपोर्ट 2024 के बारे में, जो कि यह रिपोर्ट है 2023 में, भारत गैर प्रशुल्क उपायों का उपयोग करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश है और इस प्रशुल्क व्यापार में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश द्वारा सामान्य सीमा शुल्क लगाने के अलावा अन्य नीतिगत उपाय या कार्यवाही की जाती है। तो इस तरीके से आते हैं। फिर आते हैं कृषि एवं खाद्य सुरक्षा की ओर, कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में संपन्न किया और इस सम्मेलन में देखा जाए तो इसमें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से जुड़े मुद्दे को कोई ऐसे स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। पब्लिक उस स्टॉक होल्डिंग के बारे में जिसका उद्देश्य होता है सरकार किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है। भारत सरकार भी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में एमएसपी किसानों को में खरीदती है, भंडारण करती है। गरीबों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर उचित मूल्य दुकानों के जरिए वितरित करती है। डी मिनिमस सीमाएं जो होती हैं इसमें मूल्य विकासशील देशों के मामले में 10%, विकसित देशों के मामले में 5% से अधिक नहीं होना चाहिए और इसकी गणना 1986 से 88 के बीच में की जाती है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के बीच मतभेदों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें विकासशील देश और विकसित देश आते हैं और एक कृषि पर समझौता पर उरुग्वे दौर में देखा जाए तो 1994 में मराकस मोरक्को में इसकी अभिपुष्टि होती है, जिसमें कृषि एवं व्यापार नीति के निम्नलिखित 3 व्यापक क्षेत्रों से जुड़ा होता है, जिसमें व्यापार, बाजार पहुंच, घरेलू पहुंच और निर्यात वाली सब्सिडी। बाजार पहुंच जो आती है वह टैरिफेबल प्रशुल्क में कमी और बाजार की अपहुंच अवसर पर होती है और यह टैरिफेबल का अर्थ होता है कोटा या अलग-अलग शुल्क जैसी गैर प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करके प्रशुल्क लागू करना है। घरेलू पहुंच के अंतर्गत देखा जाए तो यह सब्सिडी और अन्य सहायता कार्यक्रमों से है जो सीधे उत्पादन को प्रभावित करते हैं और निर्यात सब्सिडी में ऐसे तरीके संबंधित होते हैं जो निर्यात को कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। कृषि में घरेलू समर्थन या अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स आता है। एम्बर बॉक्स में कृषि वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के सभी तरह के घरेलू पहलू शामिल हैं। ब्लू बॉक्स के अंतर्गत कुछ शामिल चीजें जो होती हैं मूल रूप से अम्बर बॉक्स सब्सिडी के समान ही होती है। ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ऐसी सब्सिडी वाली होती हैं जिनमें व्यापार विकृत नहीं होते, बहुत कम विकृत होते हैं। पीस क्लॉज और भारत के रुख के बारे में, कि पीस क्लॉज जो है वह बाली इंडोनेशिया में आयोजित होता है 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जिसमें डब्ल्यूटीओ ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टॉक होल्डर में अंतरिम समाधान के रूप में पीस क्लॉज की प्रावधान किया है। भारत की मांग को देखा जाए तो एक तरीके से स्थायी समाधान चाहता है। डब्ल्यूटीओ मत्स्य की संबंधी समझौता जेनेवा पैकेज के बारे में, कि डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय सम्मेलन मत्स्य की सब्सिडी पर अंकुश लगाने के लिए स्थायी समाधान को पर पहुंचे बने बिना ही संपन्न हो गया है। फिशरीज या मत्स्य की सब्सिडी पर जो डब्ल्यूटीओ समझौता हुआ है उसमें जेनेवा पैकेज में 2022 में आयोजित डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में जेनेवा पैकेज नाम से अपनाया गया। इसका उद्देश्य उन हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना है जो दुनिया भर में मत्स्य स्टॉक में हुई व्यापक कमी का प्रमुख कारक माना जाता है। विशेष और विभेदक व्यवहार के अंतर्गत देखा जाता है और अभी तक इसमें स्वीकृति मिली नहीं है, जिसमें भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है। भारत की मांगे हैं कि पीपीपी और सीबीडीआर आरसी के अंतर्गत भारत का कहना है कि जिन देशों ने अतीत भरे में भारी
मत्स्य की सब्सिडी दी है, वो मत्स्य स्टॉक में कमी के लिए जिम्मेदार है। उन्हें प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत तथा सामान्य लेकिन विविध जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के आधार पर सब्सिडी को कम करने के अधिक दायित्व को ऊपर लेना होता है। और ये अपने जल क्षेत्र से दूर जल क्षेत्र मत्स्य में शामिल देशों पर रोक होती है। विकासशील देशों में ये लघु अर्थव्यवस्था में छूट इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अब चलते हैं ट्रिप्स समझौता की ओर। ट्रिप्स समझौता हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने ट्रिप्स समझौते की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। 30वीं मनाई है, तो इसकी स्थापना कब की जाती है? 1994। पूरा नाम क्या है ट्रिप्स का? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। और यह है समझौता प्रशुल्क और व्यापार पर समझौते के उम्मीदों के दौरान विकसित होता है। और 1995 में गेट की जगह डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। और 1 जनवरी 1995 को इसे लागू किया जाता है। और यह ट्रिप्स जो है वह बौद्धिक संपदा अधिकार का सबसे बड़ा बहुपक्षीय समझौता है। और बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं वह क्रिएटर्स को एक निश्चित अवधि के लिए आविष्कारक साहित्यिक कलात्मक कार्य डिजाइन जैसी मूल कृतियों के उपयोग पर अनन्य या एक्सक्लूसिव अधिकार प्रदान करते हैं। और यह मानक जो होता है वह प्रत्येक सदस्य देशों में आईपीआर की धारकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के न्यूनतम मानक इसमें निर्धारित होते हैं। और इसका कवरेज जो होता है ट्रिप्स के तहत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन जैसे आईपीआर इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके से विवाद निपटान प्रणाली भी है, निवाड़ लाइसेंसिंग प्रणाली भी आती है। और ट्रिप्स से संबंधित कुछ अन्य पहलू जैसे कि 1995 में ट्रिप्स समझौते में शामिल होता है। और यह पेटेंट अधिनियम 1970 में इसमें संशोधन किया जाता है। और इस पर ये दोहा घोषणा पत्र भी इस समझौते पर जारी किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आज का हमारा टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का टॉपिक छठा पांचवा जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करें। धन्यवाद।